जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारे द्रव्यान योग में हमने पहले 6 द्रव्यों को जाना है ना। 6 द्रव्यों के बाद 9 पदार्थों को जाना और उसके बाद हमने निक्षेप पद्धति है ना, निक्षेप पद्धति के बारे में जाना, जिसका क्या मतलब था। हम उसको जानना इसलिए जरूरी था, एक ऐसी पद्धति जिसकी वजह से हम सब चीजों को जो भी हम डील करते हैं, व्यवहार में लाते हैं, उसको समझ सकें, है ना। जैसे जैसे ही हम कोई शब्द सुनते हैं तो हमें उस शब्द का मीनिंग समझ में आ सके, ये किस आशय से बताया है, भाव की अपेक्षा बताया है, नाम की अपेक्षा बताया है, या इसमें उस तरह की वैसी कोई स्थापना हो गई है। तो इस तरह से हम वहां पर निक्षेप पद्धति का इस्तेमाल करके बात को समझते हैं। क्योंकि हमारे पास कन्वर्सेशन के लिए जो चीजें रहती हैं, अगर आचार्यों को हमें कुछ बताना है तो भी वो लिख के बताएंगे, एक लिपि है ना। तो लिपि के एक तरह से रूल है कि उन्होंने किस अपेक्षा से, स्थापना की अपेक्षा बताया, भाव की अपेक्षा बताया, द्रव्य की अपेक्षा या नाम की अपेक्षा, है ना। किसी ना किसी अपेक्षा उनको यूज करनी पड़ती है, क्योंकि शब्द लिमिटेड है और भाव अनलिमिटेड है, बताने का विषय अनलिमिटेड है। तो उनको शब्दों को यूज करने के लिए फिर वो रिपीटिशन में कैसे यूज करें, है ना। अरिहंत कुमार का एक व्यक्ति भी हो सकता है, अरिहंत प्रतिमा भी हो सकती है, अरिहंत वाकई में तीर्थंकर हो सकते हैं, करंट के हो सकते हैं और पास्ट फ्यूचर के भी हो सकते हैं। तो हर तरह से अरिहंत वर्ड कहते ही हमारे मन में इतनी सारी इमेज बन सकती है, राइट। लेकिन आचार्य जिस प्रेजेंट में उनको जिस पर्सपेक्टिव में बता रहे हैं, वो बात वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसके लिए निक्षेप पद्धति को यूज किया जाता है। चाहे वो हम आपस की बोलचाल में हम करें, है ना। हमने अगर कोई शब्द कह दिया, गाय कह दी, या ऐसा वर्ड कह दिया जिसके मल्टीपल मीनिंग है ना, तो फिर हमारी आपस की कॉन्वर्सेशन से वो पर्सन समझ जाता है कि इसका वो भाव है, क्योंकि हमारा हो सकता है विषय क्या चल रहा हो, है ना, उससे फिर वो भाव पकड़ते हैं। तो इस वजह से ये एक तरह से बात को समझने की, ज्ञान हासिल करने की पद्धति है कि हम बात को समझे कैसे। ठीक। तो जहां अभी हमारी ज्ञान की बात चल रही है, ज्ञान को कैसे समझें, ज्ञान की बातों को, तो उसी में आगे कंटिन्यू रखने के लिए बोला कि प्रमाण, नए और सप्तभंगी, ये भी क्या है, एक तरह से ज्ञान को हासिल करने के तरीके हैं। प्रमाण भी क्या है, प्रमाण भी नॉलेज ही है, ठीक है ना। किसी चीज को जानना प्रमाण के तरीके से, प्रमाण से जान सकते हैं, फिर हम नयों से भी जान सकते हैं, है ना। और फिर हम सप्तभंगी एक विषय है उसको भी समझेंगे। ठीक। तो प्रमाण को बता रहे हैं 2 प्रकार का है। ठीक। प्रमाण जो है आगे चल के बताएंगे, यहाँ पर प्रमाण 2 प्रकार का है। प्रमाण को देख लेते हैं। प्रमाण किसे कहते हैं, यहाँ पर प्रमाण, अगेन प्रमाण एक शब्द है, ठीक। इस प्रमाण शब्द के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, जैसे कि प्रमाण का मतलब प्रूफ भी हो सकता है ना। किसी चीज को सर्टिफाई करना, प्रमाणित करना, वो भी प्रमाण हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर किस आशय से प्रमाण वर्ड यूज कर रहे हैं, तो वो हमें निक्षेप पद्धति से बात को समझना होगा, है ना। जिस आशय से कह रहे हैं वो ही आशय हमें पकड़ना होगा। तो यहाँ पर प्रमाण किसे कह रहे हैं, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं।
सम्यक ज्ञान मतलब जो सही ज्ञान कराए वो प्रमाण। ठीक, ज्ञान भी दो तरह से बता दिया, सम्यक है तो इसका मतलब मिथ्या भी है, तो जो सम्यक करवाए वो प्रमाण, जो मिथ्या है वो प्रमाण नहीं होगा। ठीक, तो सम्यक ज्ञान कराने को प्रमाण कहते हैं। सम्यक ज्ञान का अर्थ है जो वस्तु जैसी है उसका उसी रूप में बोध कराने वाला ज्ञान। ठीक, यही प्रमाण है। प्रमाण के मुख्य रूप से दो भेद हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। अब प्रमाण जो है, सम्यक ज्ञान जो है वो दो तरह से हो सकता है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट। ठीक, डायरेक्ट का क्या मतलब है? बिना किसी बाह्य आलंबन के होने वाला ज्ञान, यह स्वाधीन ज्ञान है। बिना किसी बाह्य आलंबन, बाहर से किसी चीज का आलंबन नहीं हो रहा। तो अब बाहर से मतलब यहाँ पर ये मान लीजिए कि इंद्रियों से। ठीक है, तो इंद्रियों की हेल्प ना लिए बिना जो ज्ञान हो, और क्योंकि आत्मा का काम क्या है, उपयोग क्या है, ज्ञान है ना, तो ज्ञान ऑलरेडी उपयोग है आत्मा का, तो वो जान सकता है। तो बिना किसी बाह्य आलंबन के जो ज्ञान हो वह प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। और परोक्ष जो बाह्य आलंबन पूर्वक हो, है ना, यह पराधीन ज्ञान है। तो इंद्रियों के साथ जो होता है वो परोक्ष, पहले इंद्रियों ने जाना, इंद्रियों के थ्रू जानने वाला ज्ञान परोक्ष प्रमाण। ठीक, बिना माध्यम से होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, और परोक्ष जो कि किसी माध्यम से होने वाला ज्ञान है। माध्यम यहाँ पर मतलब कोई ना कोई बीच का कंजंक्शन कह लीजिए, या सपोर्टर, है ना। तो यहाँ पर सपोर्ट किसका होगा? इंद्रियों का सपोर्ट हम लेते हैं। जैसे अभी भी हम जान रहे हैं तो आईज से देख रहे हैं, है ना, आईज से देखकर पढ़कर हम बात को समझ रहे हैं, ज्ञान। तो हमारा ज्ञान कैसा है? परोक्ष प्रमाण है, हम सामने सामने में नहीं देख पा रहे हैं। अक्ष शब्द के कई अर्थ होते हैं। अक्ष जैसे परोक्ष, प्रत्यक्ष, तो दोनों में अक्ष वर्ड यूज हो रहा है, पर और प्रति। प्रस्तुत संदर्भ में इसके दो अर्थ हैं। आत्मा को भी अक्ष, आत्मा को भी अक्ष कहते हैं और इंद्रियों को भी अक्ष। सीधा आत्मा के द्वारा हाथ पर रखे आंवले की भांति पदार्थों को स्पष्ट जानने वाला ज्ञान आत्म प्रत्यक्ष है। ठीक है, जानना आत्मा के द्वारा भी है और इंद्रियों के द्वारा भी जानना है, राइट। तो जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आत्मा के द्वारा जाना जा रहा है, जिसे कि हम केवल ज्ञान भी कहते हैं, राइट। तो वो जैसे कि आंवले की भांति एकदम क्लियर दिख रहा है, कोई उसमें डाउट नहीं है, कोई उसमें किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है, तो वो आत्म प्रत्यक्ष। इसी प्रकार इंद्रियों से साक्षात्कार होने पर किसी अन्य माध्यम के बिना जो ज्ञान होता है वह इंद्रिय प्रत्यक्ष है। मतलब कि डायरेक्ट इंद्रियों से देख लिया और हो गया। ठीक है, तो उसमें भी क्या कह दिया वर्ड? इंद्रिय प्रत्यक्ष। एक आत्म प्रत्यक्ष जो डायरेक्ट आत्मा से हो, और इंद्रियों से जो होने वाला ज्ञान है वो भी डायरेक्ट इंद्रियों से होने के कारण उसे भी इंद्रिय प्रत्यक्ष कहा। जिस ज्ञान उपलब्धि में आत्मा या इंद्रिय और पदार्थ के मध्य कोई मध्यम माध्यम अथवा व्यवधान रहता है वह परोक्ष प्रमाण है। मतलब किसी ने बताया तो ही हमें पता चला, है ना, तो इसमें क्या हो गया? ये माध्यम बन गया, कोई और इसमें माध्यम बन गया। एक हमने खुद से देख लिया, है ना, आईज से, तो वो हमारे इंद्रिय प्रत्यक्ष हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से प्रत्यक्ष और परोक्ष का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया। अब क्या कह रहे हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो है भी दो भेद का है। प्रत्यक्ष दो भेद का है, पारमार्थिक और समव्यावहारिक प्रत्यक्ष। पारमार्थिक मतलब जो एक्चुअली एक्चुअल है, इतना क्लियरली, जो कहते हैं ना कि सच की भी एक कैटेगरीज होती हैं, है ना, किस लेवल का सच। जैसे कि हम व्यवहार में बहुत बार जैसे कभी ऑटो पकड़ना होता है ना, तो ऑटो बोलते हैं उसको, जबकि बोलना किसको होता है? ऑटो रिक्शा ड्राइवर को हमें बात करनी होती है, लेकिन बोलते क्या है? ऑटो।
ऑटो तो नहीं सुनने वाला है, राइट? सुनता कौन है? ड्राइवर सुनता है। तो एक व्यवहार की भाषा हो जाती है ये, राइट? तो उसको भी सच की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? व्यवहारिक सच, है ना? और एक है पारमार्थिक सच, जो कि वाकई में सच हो। जैसे घी है तो उसे घी को घी ही कहना, है ना? तो वो हो जाएगा वास्तविक सच, पारमार्थिक प्रत्यक्ष, ठीक है ना? अभी दूध में घी होता है और उस दूध को अभी से घी कहने लगना, तो वो व्यावहारिक सच, समव्यावहारिक प्रत्यक्ष, ठीक। पारमार्थिक प्रत्यक्ष जो है वो वास्तविक प्रत्यक्ष है, सच में, है ना? यह सीधा आत्म साक्षात्कार है, इसमें किसी प्रकार के माध्यम या व्यवधान की उपस्थिति नहीं होती। इसी दृष्टि से इसे पारमार्थिक माना गया है। प्रत्यक्ष तो है, लेकिन प्रत्यक्ष में भी दो भेद बता दिए, है ना? पारमार्थिक प्रत्यक्ष भी दो प्रकार का है। क्या? सकल प्रत्यक्ष और विकल्प प्रत्यक्ष। पारमार्थिक मतलब जो वाकई में है तो सही, लेकिन उसके भी दो भेद बता दिए। जैसे केवल ज्ञान, केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष, सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष, ठीक। केवल ज्ञान क्या हो गया? सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष, क्योंकि यह लोक और अलोक के समस्त चराचर को विषय बनाता है, सब कुछ क्लियरली देखता है, ठीक, इसलिए सकल। अवधि ज्ञान और मनय पर्याय ज्ञान, ये क्या है? ये भी बिना इंद्रियों के जानते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं जान सकते, इसलिए प्रत्यक्ष तो है लेकिन विकल है, इनकम्प्लीट है, ठीक है, इनकी मर्यादा है, तो इसलिए विकल्प प्रत्यक्ष। अवधि ज्ञान और मनय पर्याय ज्ञान विकल्प प्रत्यक्ष है, क्योंकि ये दोनों सीमित पदार्थों को ही विषय बनाते हैं। तो इंद्रियां यूज नहीं होती इसलिए प्रत्यक्ष है, लेकिन अधूरा है इसलिए विकल है। समझ में आ रहा है यहां तक? तो तीन ज्ञान जो है, जो आत्मा से डायरेक्ट होते हैं, केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनय पर्याय ज्ञान, इनको किस में डाला? प्रत्यक्ष प्रमाण में, ठीक। अब एक है साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष, जिसे कि व्यवहार सापेक्ष भी कहते हैं, जो व्यवहार से, जैसे जो कुछ आंखों से देखा जाता है, कान से सुना जाता है, शरीर के किसी अवयव से स्पर्श द्वारा ज्ञान किया जाता है, वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, क्योंकि आत्मा और ज्ञेय पदार्थ के मध्य में आंख, कान, जीभ आदि का व्यवधान है, ठीक है। तो लेकिन हम कोई चीज अगर आइज से देख रहे हैं तो क्या कहते हैं हम? नहीं नहीं, हमने बिल्कुल अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है, ठीक है ना? तो ये उस अपेक्षा से बात कही जा रही है कि हमने बिल्कुल क्लियरली अपने कानों से सुना है, प्रत्यक्ष सुना है ना? मतलब हम खुद वहां थे, हमने किसी दूसरे का सहारा नहीं लिया उसको जानने में, ठीक है, हमने खुद चखा है, तो हम खुद उस चीज को सर्टिफाई कर रहे हैं। तो वो प्रत्यक्ष किस अपेक्षा से हो गया? व्यवहार की अपेक्षा से, ठीक है। फिर भी लोक दृष्टि से यह प्रत्यक्ष जैसा ही लगता है, इसलिए इसे साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष कहा गया है। व्यवहार और परमार्थ ये दो तत्व हैं। व्यवहार और परमार्थ, परम अर्थ या निश्चय कह लीजिए। इसको साम व्यावहारिक क्यों बोला? व्यवहारिक को जो व्यवहार में आए, ठीक है, व्यवहार मतलब डे टू डे में हमारे डीलिंग में आए। हम डीलिंग में क्या करते हैं? हम चीजों को प्रत्यक्ष मानते हैं जब तक कि हम खुद अपनी आंखों से ना देख लें, है ना? और कोई देख के बता दे, अच्छा वो वस्तु वहां पे रखी थी, हाँ रखी थी, है ना? किसी और के कहने पर मानना, हम उसे क्या कहते हैं? परोक्ष। और हम खुद जाके देख के आए तो वो प्रत्यक्ष, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि व्यवहार में लिया गया, इसलिए साम व्यावहारिक, जो चीज व्यवहार में आए, व्यवहार की अपेक्षा से प्रत्यक्ष। अच्छा, मतलब व्यवहार की अपेक्षा से इसको साम व्यावहारिक मतलब सा लगा दिया उसके साथ। हाँ, व्यवहार सहित। ओके, थैंक यू। ठीक, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं कि दो तरह के तत्व हैं, व्यवहार और परमार्थ। निश्चय नय की दृष्टि से परमार्थ ही यथार्थ होता है, ठीक है। निश्चय नय मतलब जो एक्चुअल है, जो वाकई में है। जैसे कि हम शरीर और आत्मा की बात करें
तो आत्मा क्या है? निश्चय नय से हम आत्मा है, और व्यवहार नय से हम शरीर सहित हैं। शरीर वाले पर्सन को हम शरीर मतलब पर्सन कह देते हैं, है ना। जबकि जीव क्या है? उस प्योर आत्म तत्व को ही हम जीव कह सकते हैं। लेकिन इन जनरल व्यवहार में हम जो शरीर सहित होता है उसको जीव कह देते हैं, ठीक है ना। तो निश्चय नय जो कि एक्चुअल की बात करता है, निश्चय नय की दृष्टि से परमार्थ ही यथार्थ होता है, वास्तविक होता है। किंतु व्यवहार नय व्यवहार का लोप नहीं होने देता। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनका यथार्थ के धरातल पर कोई मूल्य नहीं, पर वे लोक में मान्य है। ऐसी बातों को तीर्थंकरों ने भी मान्यता दी है, इसलिए उन्हें अस्वीकार करने का कोई अर्थ नहीं होता, है ना। तो अगर जीव किसी शरीरधारी को जीव कहते हैं तो वो कहीं से भी ये नहीं कह सकते कि वो है ही नहीं, असत्य है, झूठ है, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। अपेक्षा देखी जाएगी, ये कहा जाएगा हाँ व्यवहार की अपेक्षा ये सत्य है, ठीक है ना। निश्चय नय की अपेक्षा ये गलत है, ठीक है ना। तो इसलिए मान्यता दी जाएगी, उसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तो ये बात बहुत अच्छे से समझिएगा कि निश्चय और व्यवहार दोनों की क्लैरिटी हमें होनी चाहिए, ठीक है ना। कौन से नए से या किस अपेक्षा से हम बात कर रहे हैं। एक बच्चा काठ की लकड़ी को घोड़ा मानकर उस पर बैठता है, उसे चलाता है। बड़े लोग भी उस लकड़ी को घोड़ा कहकर पुकारते हैं, है ना। लकड़ी का कुछ बना हुआ है आकृति, उसको घोड़ा कहने लगे। बच्चा भी घोड़ा कह रहा है, हम भी कह रहे हैं जा अपने घोड़े पर जाकर बैठ जा, है ना। तो क्या वो घोड़ा हो गया वाकई में? नहीं, राइट। लेकिन व्यवहार में बोला जाता है। इसी प्रकार सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष आत्मा और पदार्थ के बीच व्यवधान होने के कारण परोक्ष होने पर भी प्रत्यक्ष कहलाता है। तो उसको हम पारमार्थिक तो नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आइस या जीभ या रस, है ना, या कानों से डायरेक्ट सुना है, देखा है, इसलिए उसे प्रत्यक्ष कहलाते हैं, ठीक है। अब चल रहे हैं हम ज्ञान की तरफ, सम्यक ज्ञान, जिसका कि प्रमाण क्या बताया था अभी? सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, जो इस बात को सही सही बताए, ठीक। तो ये जो प्रमाण है या सम्यक ज्ञान है, ये 5 प्रकार का है। क्या है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनय पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ये सबने नाम सुने हुए होंगे, है ना। यहाँ पर कोई ऐसा है जिसने पहली बार सुने हैं 5 नाम? सभी ने सुने हैं, वेरी नाइस, ठीक है। तो ये ज्ञान के 5 भेद हैं बेसिकली। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम प्रमाण की बात कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो सम्यक ज्ञान 5 है, और इसका मतलब कुछ और भी है जिसे हम मिथ्या ज्ञान कहते हैं, तो वो भी बताया जाएगा। तो 5 ज्ञान में मति ज्ञान, जो इंद्रिय और मन से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है, वह मति ज्ञान है। इंद्रिय से ज्ञान होता है, ये सबको बात समझ में आती होगी। जो हम टेस्ट करके चीज को जानते हैं, तो वो भी जानना है ना। तो इंद्रिय की सहायता से कुछ भी जो जाना जाए वो मति ज्ञान है, ठीक। और श्रुत ज्ञान, जो शब्द के द्वारा या संकेतिक के सहारे से होने वाला विशेष ज्ञान श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान में मति इंद्रियां नहीं आती, ठीक है, उसमें शब्द संकेत आदि का सहारा लिया जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही होता है, ठीक है। पहले मति ज्ञान होगा, तो क्योंकि शब्द पढ़ने में नहीं आएंगे तो कैसे समझेंगे, है ना। संकेत को हम देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो फिर हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मति ज्ञान पूर्वक ही जो फर्दर आगे बात समझी जाती है वो श्रुत ज्ञान कहलाती है, विशेष ज्ञान, है ना। सामान्यतः कुछ कह रहे हैं शिक्षा जी? जी एक श्रुत ज्ञान तो मतलब अपन कान से सुनना समझते हैं, श्रुत ज्ञान का मतलब ऐसा होता है क्या? श्रुत ज्ञान जो पढ़ के समझा जाए। आप जो कह रहे हैं वो मति ज्ञान में कर्ण इंद्रिय का विषय आ जाएगा, जो सुना जाता है,
ठीक है। श्रुत यहाँ पर पढ़ने से रिलेटेड है, लिखा हुआ। जी। जो शास्त्र पढ़े जाते हैं ना, श्रुत बोलते हैं ना उन्हें, श्रुत पंचमी शास्त्र। तो जो पढ़कर ज्ञान हो, जो जान शब्दों से जो ज्ञान होता है वो श्रुत ज्ञान। ठीक है। सामान्यतः मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान साथ साथ रहते हैं। जहां मति ज्ञान होता है वहां श्रुत ज्ञान होता है, और जहां श्रुत ज्ञान होता है वहां मति ज्ञान होता है। इसीलिए हमेशा मति श्रुत इकट्ठा ही बोलते हैं। ठीक है। फिर भी इन दोनों ज्ञानों में कुछ अंतर है, जिसके कारण दोनों को अलग अलग ज्ञान मानने की सार्थकता है ना। नहीं तो सबको इकट्ठा ही लिख देते मति श्रुत, लेकिन इनको अलग अलग एग्जिस्टेंस है इनकी, इसका कोई कारण है। तो क्या कह रहे हैं, मति ज्ञान मनन प्रधान होता है और श्रुत ज्ञान शब्द प्रधान। ठीक है। जो मन ही मन, आगे जब हम भेद जानेंगे मति ज्ञान के तो पता चलेगा कि ये मेंटली रहता है। ठीक है। कुछ चीज अगर हम देख भी रहे हैं तो हम देखते साथ ही उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है ना। तो वो मन में होता है सब कुछ। ठीक है। और श्रुत ज्ञान क्या है, शब्द जो हमने सुना और उसको हमने क्या प्रोसेस किया। जैसे हमने अभी निक्षेप पद्धति पढ़ा था, या हम प्रमाण पद्धति, व्यवहार, नए, ये सब पढ़ रहे हैं। ये सब क्या है, ये श्रुत ज्ञान का विषय है। ठीक है। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी, जो मति ज्ञान है ये क्या मेडिटेशन से आ जाता है, अगर हम किसी चीज के बारे में सोचें तो? आप कह रहे हैं कि मतलब अपने आप अंदर से जागृत हो जाए ऐसा? मतलब फोकस करके और कोई तप करके किसी चीज को ध्यान हाँ, रखे। कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, आप जाति स्मरण जो होता है वो मति ज्ञान का विषय है। ठीक है ना। और जाति स्मरण क्या है, बेसिकली हमने कोई जाना नहीं उसको, अभी हमने उसके बारे में कोई पढ़ाई नहीं करी, लेकिन पूर्व भव का कोई जो इंसिडेंट है वो स्मृति में आ जाना, वह मति ज्ञान का विषय है। ठीक है। हाँ। तो डीप डाउन कहीं सबकॉन्शियस में हमारे कुछ स्मृति में था और वो सरफेस पे आ जाए तो वह मति ज्ञान का विषय कहलाएगा। ठीक है। तो मेडिटेशन से यस, अगर हमारा फोकस बढ़ता है और हमारे सबकॉन्शियस से कुछ इंफॉर्मेशन आती है हमें, तो वह मति ज्ञान का विषय कहलाएगा। मति ज्ञान से होने वाला बोध स्वगत होता है। स्वगत मतलब सिर्फ हमें पता चलता है, उससे हमें ही फायदा है। श्रुत ज्ञान से स्व और पर दोनों का बोध कराता है। श्रुत ज्ञान स्व और पर दोनों का बोध कराता है। दूसरे की जानकारी भी हमें श्रुत ज्ञान से हो सकती है, और मति ज्ञान जो है सिर्फ स्व के लिए यूज होता है, अपने जानने के लिए। मति ज्ञान मूक है, श्रुत ज्ञान वचनात्मक है। ठीक है। जो बोलकर बताकर समझा जाए वो श्रुत ज्ञान है। एक्सप्लेन करते ना, अपने भावों को बताना, ये सब क्या है विषय, ये श्रुत ज्ञान का विषय है। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान पूर्वक नहीं होता। तो श्रुत ज्ञान के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मति ज्ञान होगा ही होगा, लेकिन मति ज्ञान के लिए पहले श्रुत ज्ञान हो ये जरूरी नहीं है। मति ज्ञान कारण है और श्रुत ज्ञान कार्य है। ठीक है। बहुत संक्षिप्त में हम जान रहे हैं, कभी तत्वार सूत्र पढ़ेंगे तो इसके और डिटेल में जा सकते हैं। ठीक है। अभी जितना हमारा विषय यहाँ पर है हम उसको देख रहे हैं। अभी हमने देखा मति श्रुत, अब अवधि ज्ञान। इंद्रिय और मन की सहायता। आपने एक चीज बताई नहीं, ये कारण है, मतलब मति ज्ञान हुआ, कारण हुआ। हाँ, मति ज्ञान से हम श्रुत ज्ञान करते हैं। हाँ। ठीक है। इसलिए मति ज्ञान कारण हो गया किसका, श्रुत ज्ञान का। ओके। ठीक है। और श्रुत ज्ञान क्या हुआ? इसको यहाँ पर और इस तरह भी समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा में या अंदर एक पूर्व जन्म का रिहर्सल होती है, जैसे मेमोराइजेशन करना। किसी को बहुत अच्छे से हर चीज याद हो जाती है, किसी को बिल्कुल नहीं होती। हाँ। तो ये ज्ञान का कारण है। हाँ, ये मति ज्ञान का विषय है। कुछ भी स्मृति से रिलेटेड है तो वो मति ज्ञान है, लेकिन कुछ भी अगर अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है तो वो श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग। जैसे हमने कंप्यूटर देखा है ना, तो ये कंप्यूटर है, ये तो मति ज्ञान हो गया। इसको कैसे चलाते हैं हमने
वो भी मति ज्ञान हो गया। लेकिन अब इसको फर्दर कैसे यूज कर सकते हैं और इन्वेंशन करना, क्रिएटिविटी की तरह से यूज करना, तो वह श्रुत ज्ञान का विषय हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्रिएटिविटी जब आती है वो मति ज्ञान का विषय नहीं है। मति ज्ञान में हमने एक तरह से बस उसको सीख लिया। ठीक है, अब उसको कैसे यूज करना, उसको लॉजिक लगाना, ये सब लॉजिकल थिंकिंग जो है वो श्रुत ज्ञान का विषय है। ठीक है, तो लॉजिकल तभी हो पाएगा जब हमें मति ज्ञान होगा, है ना। हमने 4 चीजें पढ़ रखी हैं तब तो हम उनको कनेक्टिंग डॉट्स कर सकते हैं। तो कनेक्टिंग द डॉट्स इज श्रुत ज्ञान। ठीक है, लेकिन उन डॉट्स को समझना इज मति ज्ञान। मेक सेंस? थ्योरी और प्रैक्टिकल का कैसे, जैसे सॉरी, थ्योरी मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान प्रैक्टिकल करना। हाँ बिल्कुल, हम हो उसको यूज कैसे करते हैं वो हमारे श्रुत ज्ञान के ऊपर है। जिसका श्रुत ज्ञान ज्यादा होगा वो अच्छी क्रिएटिव काम कर पाता है ना। मति ज्ञान इज मोर लाइक अ स्मृति। हमारी थिंकिंग पावर कितनी है, याद करने की क्षमता कितनी है। शिक्षा जी आप कुछ करें? अभी आप सप्तभंगी के बारे में कुछ बता रहे थे, पढ़ा चुकी हैं आप या क्या? नहीं, अब आगे आएगा, वो आगे आएगा। अच्छा, वही पूछना था। ठीक है, तो ये हो गया मति और श्रुत। जैसे कि हमें किसी ने भी गुब्बारा वर्ड बता दिया। ठीक है, अब गुब्बारा वर्ड हमें पता है, हमने पढ़ा है, हमने देखा है। ठीक है, वो हो गया मति ज्ञान। अब उस गुब्बारे का क्या यूज कर सकते हैं वो हो गया हमारा श्रुत ज्ञान। हम इसको किस हवा से भरें, हम इसको क्या इस्तेमाल करें, किस तरीके से, वो सारा जो ज्ञान हो गया वो श्रुत ज्ञान हो गया। ठीक है, इस तरह से समझिएगा। तो दोनों पैरेलल में चलते हैं और श्रुत ज्ञान बिना मति ज्ञान के नहीं हो सकता। ये हम एग्जाम्पल में भी देख पा रहे हैं, है ना। गुब्बारे का क्या यूज है, जब तक हमें यही नहीं पता होगा गुब्बारा कहते किसे हैं, तब तक वो ज्ञान वेस्ट है, श्रुत ज्ञान वेस्ट हो गया, है ना। तो जितना ज्यादा मति ज्ञान होगा श्रुत ज्ञान बढ़ने के चांसेस हमारे उतने ही ज्यादा है। अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान, ठीक है, आगे बढ़े श्रुत ज्ञान मति ज्ञान से। इज इट ओके? या किसी को कोई क्वेश्चन है श्रुत ज्ञान मति ज्ञान से रिलेटेड? थोड़ा सा और आगे बताएंगे एक्चुअली। अब अगर आप देखेंगे मति ज्ञान के भेद तो उसमें और थोड़ा सा क्लियर होगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर इनके थोड़ा सा समराइज्ड वे में देख लेते हैं। अवधि ज्ञान, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना एक निश्चित सीमागत रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानने वाला ज्ञान अवधि ज्ञान है। सीमागत मतलब एक सीमा, सीमा होती है लिमिट, लिमिट तक रूपी पदार्थ, अरूपी नहीं। ये नहीं कि आत्मा को जान ले, रूपी, इसका मतलब अवधि ज्ञान आत्मा को नहीं जान सकता। ठीक है, तो रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानने वाला ज्ञान अवधि ज्ञान है। यह ज्ञान एक निश्चित अवधि यानी मर्यादा में स्थित पदार्थों को ही जानता है, इसलिए उसका अवधि ज्ञान नाम सार्थक है। ठीक है, एक निश्चित सीमा तक ही जान सकता है, एक लिमिटेशन है। फिर है मन पर्याय ज्ञान। मन है जैसे मन से, मन के विषय को जानने वाला ज्ञान मन है पर्याय ज्ञान। और ये अवधि ज्ञान से थोड़ा और सूक्ष्म रहता है। सपना अपने हाथ रस किया। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आ रही है, बोलिए। सॉरी, मैं ड्राइव कर रही हूँ। तो अगर किसी चीज की क्यूरियोसिटी हो ना, उसको हम बोल सकते हैं शुद्ध ज्ञान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यूरोसिटी में, मति ज्ञान में भी क्यूरोसिटी होती है एक्चुअली, अभी आप देखेंगे आगे चल के। ठीक है, और एक क्यूरोसिटी है कि उसको कैसे यूज करना, वो श्रुत ज्ञान का विषय आ जाएगा। एक है जानने से रिलेटेड क्यूरोसिटी होना, और एक उसको कैसे इस्तेमाल करना उससे रिलेटेड क्यूरोसिटी होना। तो डिपेंड करता है किस तरह की क्यूरोसिटी है। क्यूरियोसिटी तो किसी चीज की भी होती है। जैसे अगर हमने जाना पेड़ है तो हमने जाना पेड़ है, लेकिन पेड़ उगता कैसे है उस चीज की क्यूरियोसिटी, तो वो शुद्ध ज्ञान में आ जाएगी, राइट? हाँ, वो श्रुत ज्ञान में आ जाएगी कि उगता कैसे है, लेकिन ये पेड़ है, ये वाकई में पेड़ है क्या, उसका पेड़ को कंफर्म करना कि ये वाकई में पेड़ है, ये भी एक क्यूरोसिटी है ना। ये किस चीज का पेड़ है,
तो उसके पत्तों को ध्यान से देखना, तो वो सब क्या है, वो मति ज्ञान का विषय आ जाएगा। ये निर्धारित करना कि अरे ये तो आम का पेड़ है। चलो, तो इसमें मनय पर्याय ज्ञान में क्या होगा, मनय पर्याय ज्ञान का अर्थ है मन की पर्यायों का ज्ञान। इंद्रिय और मन की सहायता के बिना ही दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानने वाला ज्ञान मनय पर्याय ज्ञान है। ये एक तरह की रिद्धि भी है। ये आज के टाइम में ये दोनों ही ज्ञान पॉसिबल नहीं है कि तुम किसी के मन में क्या विचार चल रहे होंगे, पीछे के पूर्व के भवों में जाकर भी देख पाना, या फ्यूचर में क्या भाव चल सकते हैं, इनको भी जान लेना मनय पर्याय ज्ञान का विषय है। तो सोचिए, इससे क्लियर पता चलता है, यहां पर भी क्या बोला, रूपी पदार्थ। तो मन में स्थित जो हमारे थॉट्स हैं वो भी रूपी होते हैं। और रूप किसका होता है, रूप रस गंध स्पर्श हमें पता है कि पुद्गल का होता है ना। तो इससे पता चलता है कि थॉट्स जो हैं वो पुद्गल हैं, थॉट्स हम नहीं हैं। थॉट्स हमारे मन में थॉट्स आते जरूर हैं, लेकिन वो सिर्फ कर्म का फल है, कर्म के उदय से आते हैं, ठीक है ना। तो वो पुद्गल ही है। इसलिए पुद्गल होने के कारण मनय पर्याय ज्ञान उन्हें जान लेता है। अवधि ज्ञान की तरह यह ज्ञान भी एक निश्चित सीमागत रूपी पदार्थों को ही अपना विषय बनाता है। तो इसमें भी ऐसा नहीं कि केवल ज्ञान की तरह से सब कुछ जान लेगा, फिर भी इसमें क्या है, लिमिटेड ही नॉलेज हो पाएगी, ठीक है। नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि आपने कहा थॉट्स जो हैं वो पुद्गल पदार्थ हैं, इसलिए मतलब मनय पर्याय वाला पर्सन उनको जानता है। तो अगर मेरे मन में कोई थॉट आ रहे हैं, कोई दूसरा पर्सन मतलब उनको देख सकता है कि क्या थॉट्स आ रहे हैं, और मतलब क्या वो रीड कर सकता है, जान सकता है? हाँ, तो वो डिपेंड करेगा, लेकिन दूसरा पर्सन कोई ज्ञानी मुनि, रिद्धिधारी मुनिराज, वो ही उन्हीं के ही मनय पर्याय ज्ञान हो सकता है, ठीक है। तो यस, अगर यहाँ पर लेट से कोई रिद्धिधारी मुनिराज हैं और आप उनके सामने गए, है ना, जिन्हें की मनय पर्याय ज्ञान था, तो वो हमारे मन में चल रहे विचारों को स्पष्ट जान सकते हैं, स्पष्ट जानने वाला। हम नहीं भी बोल रहे तो भी उन्हें पता रहेगा उन हमारे मन में क्या चल रहा है, ठीक है। आज के टाइम में भले ही हमें लगता है कि अरे हमारे मन को पढ़ तो नहीं रहा, लेकिन आज ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है। आज सिर्फ एक लेवल तक की जो हमारी वाइब्रेशन होती है, हमारी एक ऑरा रहती है, एनर्जी रहती है ना, उसको वो फील कर लेते हैं। अगर हमारे मन में लेट से बहुत खराब विचार चल रहे हैं और हम किसी हायर सोल के पास जाते हैं, महाराज जी लोग के पास, तो अगर हमारे मन के विचार अच्छे नहीं होंगे तो वो हमारे ऑरा को देखकर फील कर लेते हैं उस चीज को, ठीक है। तो लेकिन इसको मनय पर्याय ज्ञान नहीं कहेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ नंदा जी? हाँ, क्लियर हुआ। क्लियर। मैं आपसे फिर कभी और भी बात करूंगी। अच्छा, और डिटेल में। ठीक है, ठीक है, श्योर। हाँ, भूमिका अतरेज क्या? हाँ जय जी, मैं चारू। तो जब वो मुनि महाराज जब औरा को देख के पढ़ते हैं तो वो मति ज्ञान का विषय हो जाता है। हाँ, वो मति ज्ञान का विषय रहता है, बिल्कुल सही। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो ये जो अवधि ज्ञान और मनय पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीन ज्ञान जो है आज पंचम काल में नहीं है, ठीक है। केवल ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता के बिना ही त्रिलोक और त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यों और उनकी पर्यायों को एक साथ स्पष्ट जानने वाला ज्ञान केवल ज्ञान है, ठीक है। अब इनके लिए केवल ज्ञान होता मुनिराज के है, जैसे जो तपस्या करके अपने ज्ञानावर्णीय कर्म को खत्म कर देते हैं, है ना, हमारी तरह के ही मनुष्य रहते हैं। अब लेकिन इस तरह का ज्ञान उनके अंदर में हो जाता है कि अब उन्हें अपनी इंद्रियां होते हुए भी उसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। और तीनों लोक को, त्रिलोक की बात करें और त्रिकाल
मतलब भूत, भविष्य और वर्तमान की समस्त द्रव्य, जितने भी जीव, जितने भी द्रव्य हैं, उनकी पर्यायों को, पर्याय मतलब उनमें जो भी चेंजेस भी अगर हो रहे हैं, उन सब चेंजेस के समेत उनको स्पष्ट जानने वाला ज्ञान केवल ज्ञान है। ठीक है, तो केवल ज्ञान का विषय अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। अब बता रहे 3 अज्ञान भी होते हैं। अभी हमने 5 सम्यक ज्ञान पढ़े थे। सम्यक ज्ञान मतलब जो यथार्थ को बताए वो सम्यक है ना, जो यथार्थ को ना बताए, जो अज्ञान हो, जिसे ज्ञान होते हुए भी अज्ञान वर्ड यूज किया उसके लिए। ज्ञान तो है लेकिन वो सही ज्ञान नहीं होने से उसको हम यहाँ पर अज्ञान कह रहे हैं। ठीक है, आप ये मत समझिएगा कि जैसे एक बालक है, बालक को अज्ञानी कह दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक अडल्ट को भी अज्ञानी कहा जाएगा अगर उसका ज्ञान सम्यक नहीं है। ठीक है, तो अज्ञान जो है जिसको कि सम्यक नहीं कह सकते वो 3 प्रकार का है, मति, श्रुत और विभंग। ठीक, तो थोड़ा सा इसको जानते हैं क्या है ये। मिथ्यात्व से संयुक्त मति ज्ञान ही मति अज्ञान है। इसको कुमति ज्ञान भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो मिथ्यात्व जैसे मति ज्ञान है जो हमने अभी समझा मति ज्ञान, ठीक है, वह मति ज्ञान ही सम्यक मति ज्ञान होगा अगर हमें सम्यक दर्शन हो चुका होगा। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो हमारा वह मति ज्ञान क्या कहलाएगा? मति अज्ञान या कुमति ज्ञान। ठीक है, तो जो नॉलेज, तो ये किस अपेक्षा से कह रहे हैं ज्ञान और अज्ञान? सम्यक दर्शन की अपेक्षा से। ठीक है, मिथ्यात्व से संयुक्त होने के कारण मति ज्ञान ही मति अज्ञान है। फिर मिथ्यात्व से युक्त होने के कारण श्रुत ज्ञान ही श्रुत अज्ञान है तथा मिथ्यात्व युक्त अवधि ज्ञान ही विभंग ज्ञान कहलाता है। कुअवधि ज्ञान जिसे कहते हैं ना, तो वह इस वजह से है। 5 सम्यक ज्ञानों की तरह 3 अज्ञान भी सम्यक ज्ञान के ही भेद हैं। ज्ञान सम्यक दृष्टि का हो या मिथ्या दृष्टि का, अज्ञान कैसे हो सकता है ना? ज्ञान तो ज्ञान है, उसे अज्ञान क्यों कहा? तो क्या कह रहे हैं? सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वी दोनों के तत्व बोध में कोई अंतर नहीं है, फिर भी पात्र भेद से एक का ज्ञान ज्ञान और दूसरे का ज्ञान अज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो पात्र भेद से मतलब एक सम्यक्त्वी है और एक मिथ्यात्वी है। ठीक, तो दोनों के पात्र भेद होने से एक का ज्ञान जो है वो ज्ञान की कैटेगरी में यानी सम्यक ज्ञान और दूसरे का ज्ञान अज्ञान कहलाता है। यह बात व्यवहारिक दृष्टि से भी असंगत नहीं है। मतलब क्या? जैसे एग्जाम्पल दिया कि कोई शराब की बोतल है और उसमें अगर कोई शरबत डाल दिया जाए तो क्योंकि वह शराब की बोतल में है तो ऐसा लगेगा कि ये अल्कोहल ही है ना? तो इसलिए अब उसे शरबत कहना थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि तुम्हें पता नहीं है क्या किस बोतल में है ना? शराब की बोतल में तो शराब ही होगी ना, ऐसा। ठीक है, तो तत्वतः वह शराब नहीं है पर संगति के प्रभाव से शरबत शराब बन जाता है। नीच के संपर्क से उत्तम व्यक्ति का नीच बनना सम्मत है। इसी प्रकार मिथ्यात्वी के संयोग से ज्ञान भी अज्ञान बन जाता है। तो मिथ्या दृष्टि का जो ज्ञान है, ऐसा नहीं है कि देखिए मिथ्या दृष्टि जो होते हैं वो मुनि बनकर नवम ग्रहवेग तक भी जा सकते हैं, है ना? 11 अंगों के पाठी भी हो सकते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि उनको नॉलेज नहीं है, सिर्फ उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, उन्हें तत्व की नॉलेज नहीं हो रही है। ठीक है ना, उनको आत्मा की और शरीर का अलग होने की एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रही है। वो इस चीज को, बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। ठीक है ना, तो जो उनकी करंट नॉलेज है वो सारी की सारी नॉलेज क्या कहलाएगी? शास्त्र की दृष्टि से अज्ञान कहलाएगी। यहाँ पर हम चर्चा संसारिक लौकिक ज्ञान की नहीं कर रहे हैं। लौकिक ज्ञान तो बहुत है लेकिन वो सारा लौकिक ज्ञान क्या कहलाएगा? अज्ञान ही कहलाएगा।
शास्त्र की दृष्टि से, ठीक है, एक स्पिरिचुअलिटी की दृष्टि से वो सारा का सारा नॉलेज, कोई IITN है, कोई कुछ भी है, बड़ा बड़ा साइंटिस्ट है, लेकिन अगर उसने स्वपर पहचान नहीं करी, है ना, तब तक उसका सारा का सारा नॉलेज क्या है, हम अज्ञान की कैटेगरी में ही रखेंगे। ठीक है, ये बात को इस अपेक्षा से लीजिएगा। मनः पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान विशिष्ट साधकों को ही प्राप्त होता है, मिथ्या दृष्टि उन्हें कभी भी पा नहीं सकता। इसलिए इन दोनों का कु या मिथ्यात्वी होना इम्पॉसिबल है, इसलिए वे अज्ञान रूप नहीं होते। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे आपको बहुत थोड़ा और क्लियर होगा। मति ज्ञान के भेद, तो कितना डीपली जैन एक तरह से पूरा साइंस है ना, तो इतना डीपली जाके बताया है कि हमें कभी नॉलेज होती है किसी चीज की तो उसके पीछे भी इतने सारे स्टेप्स हमारा ब्रेन कर चुका होता है, वो स्टेप्स को भी पकड़कर और हमें बताया जा रहा है। ठीक है, तो क्या है, मति ज्ञान मूलतः 4 प्रकार का है, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। और ये क्या है, ऐसे प्रकार मतलब ये नहीं कि 4 अलग अलग तरह का है, ये एक क्रम से होता है, पहले अवग्रह होगा, फिर ईहा होगा, फिर अवाय और फिर धारणा। ठीक है, तो अवग्रह क्या, अवग्रह होता है जैसे हमने कुछ महसूस किया कि कुछ है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, अवग्रह। अभी हमें पता ही नहीं चला कि वो क्या है, कुछ है। ठीक है, तो इंद्रिय और पदार्थ के संबंध होने पर अस्तित्व मात्र का आभास होना, इसे दर्शन कहा जाता है। मतलब क्या कि सिर्फ एक सरसरी नजर, जिसे कहते हैं ना, सरसरी नजर आपने कमरे में अगर आप घुमाएंगे, राइट, आपको चीजें रखी हुई एकदम से दिखाई देती हैं, अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या रखा है, कुछ है, बस इतना सा जो पहले, सबसे पहले एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अवग्रह। उसी को दर्शन भी कहा जाता है, जिसमें कि अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ कि ये क्या है, तो उसको सामान्य से किसी चीज को जानना, देखना, वह क्या है, दर्शन। दर्शन के बाद सामान्य रूप से पदार्थ के ग्रहण का नाम अवग्रह है। जैसे गाढ़ अंधकार में, बहुत डीप डार्कनेस है, उसमें कुछ स्पर्श होने पर यह ज्ञान होना कि कुछ है ना, अभी ये नहीं पता चला क्या है, कुछ है, ये भी नहीं ठंडा है, गर्म है, हार्ड है, सॉफ्ट है, इस तरफ अभी तक कुछ ध्यान नहीं गया। ठीक है, अवग्रह के 2 भेद हैं, अर्थ अवग्रह और व्यंजन अवग्रह। अवग्रह का मतलब समझ में आ गया, आभास होना। ठीक है, अर्थ अवग्रह और व्यंजन, इसमें क्या है, जैसे हमें कई बार कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर आभास होता है, जैसे कि अभी हमें गाढ़ अंधकार में कुछ स्पर्श होना, ठीक है ना, स्पर्श हुआ तो हमें क्लियरली पता चल गया कि कुछ तो था, ठीक है ना, लेकिन आईज से कुछ नहीं दिखा हमें अभी, ठीक है ना, तो आईज से अभी नहीं दिखा, तो आईज की अपेक्षा से वो अभी अव्यक्त है, पता नहीं चला क्या है, लेकिन टच होने से वो पता चल गया, व्यक्त हो गया कि कुछ तो है। ठीक है, तो यहाँ पर यही मतलब निकालना अर्थ अवग्रह और व्यंजन अवग्रह में। तो व्यंजन अवग्रह में पदार्थ का अव्यक्त बोध होता है, मतलब कि वह कुछ है ये भी हम कह नहीं पा रहे हैं, तब क्या कहा जाएगा उसे, अव्यक्त बोध। और जब हम ये कह पा रहे हैं कि कुछ है, तो वो क्या कहलाएगा, अर्थ अवग्रह। इसका मतलब कि आभास क्लियरली हो गया। आभास भी तो ऐसा है ना, जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, गरम गरम जब एक घड़ा बनता है ना, मिट्टी का घड़ा है, उस पे हमने एक बूंद डाली पानी की, गरम गरम घड़े पे बूंद डाली, एकदम से उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा बूंद कहाँ गई, ठीक है ना। अब वो दिख नहीं रही है, बूंद डाली थी, पता ही नहीं चल रहा, तो वो क्या कहलाएगी, अव्यक्त। ठीक है, अब उसी पे बार बार बूंद डालते रहे, तो इतना कंज्यूम करके जब वो हमें दिखने लग जाए, बूंद डली है,
तो वो व्यक्त होने लगी, ठीक है ना। तो आभास होने लगा कि हाँ यहाँ पर पानी की एक बूंद पड़ी है, ठीक है ना। तो ये चीज से पता चलता है अव्यक्त मतलब जिसको कि हम जानने भी नहीं पाए, और व्यक्त जिसे थोड़ा आभास हो गया, क्लियर आभास हो गया, ठीक है। इसके 3 और वो है जिसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। यहां तक के किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक, तो यह अवाय और धारणा मति ज्ञान के ये और भेद है। इसमें हम क्या करते हैं, हमारा ब्रेन क्या करता है, तो वो चीज को हम जानेंगे, ठीक है। जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय चालू जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय